हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए साइंस का चैप्टर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट जो है ये हमने इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में जो सेस चैप्टर हमारा था वो इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। तो देखिए आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार होंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के साथ हम देखेंगे वियोजन अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ हमें देखना है उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और संक्षारण क्रोसन और विकृत गंधिता रेनसिडिटी। ये चीजें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में बात करेंगे हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए आप इसको नाम से ही थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। तो चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए जब कोई भी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर के एकल उत्पाद निर्माण करते हैं। अब देखिए एकल उत्पाद का मतलब यहाँ पर होगा कि एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हो, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसे हम बूझा हुआ चूना भी कहते हैं और इसी के साथ में है जल जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो है ये है सॉलिड फॉर्म में। तो इन दोनों के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पर बूझा हुआ जो चूना है और जल है, ये दो अलग अलग अभिकारक हुए और इन दोनों अभिकारकों से मिलकर के यहाँ पर बन रहा है बूझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के अंदर साथ ही साथ ऊष्मा का निर्माण भी इसमें हो रहा है, मतलब कि ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर संयोजन हम कैसे समझे कि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग अभिकारक थे और ये दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, एक उत्पाद बनाया। तो अभिक्रिया हमारी कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के अंदर हम देखते हैं कि जो चूना और जल है मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और यहाँ पर आपको दो प्रश्न छोटे छोटे विकल्प के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि जो बिना भुजा चूना होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बिना भुजा चूना होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसे हम बिना भुजा चूना कहते हैं। और जब उसमें हम जल मिला देते हैं तो उसके बाद वो चूना जो होता है वो बूझा हुआ चूना बन जाता है और इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इस प्रकार से आपको दो छोटे छोटे प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार से भी एग्जाम के अंदर कभी कभी सूत्र हमसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर अभिक्रिया के अंदर हमने देखा कि अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। अब देखिए ये जो बूझा हुआ चूना होता है तो इस चूने का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो चूना होता है इसका उपयोग जो है ये हम करते हैं घरों की पुताई करने में, है ना। तो घरों की जो पुताई करते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब घरों पर जब हम इसकी पुताई करते हैं तो ये चूना जो होता है ये क्या करता है कि ये गीला चूना है और साथ ही साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये चूना जो होता है ये वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे ये क्रिया कर लेता है
और उससे जब क्रिया कर लेता है तो उससे क्रिया करके ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं संगमरमर, है ना। और साथ ही साथ में ये जल भी उत्पन्न कर देता है। तो देखिए, आपसे इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि भाई घरों के अंदर पुताई करने में आप किसका उपयोग करते हैं, तो कौन से चूने का उपयोग करते हैं, तो आप जो प्रयोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। और यहाँ पर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो CO2 के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, तो वो बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसे हम कहते हैं चूना पत्थर, तो इसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अब कुछ और उदाहरण यहाँ पर लेते हैं संयोजन अभिक्रियाओं के। तो देखिए, अगले जो उदाहरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कार्बन था और कार्बन ठोस है और ऑक्सीजन। तो जब हम कोयले को जलाते हैं, जो कार्बन का ही रूप होता है, तो जब कोयले को यहाँ पर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, इसका दहन करते हैं, तो यहाँ पर ये मिल करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये भी उदाहरण जो है, ये हमारा कौन सा उदाहरण हुआ, तो ये भी हमारा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अगले उदाहरण की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2H2 जो कि गैसी फॉर्म है, और यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर के यहाँ पर एक उत्पाद बना रही हैं, जो कि है जल, जो लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर इन उदाहरणों से आप निश्चित ये समझ गए होंगे कि जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर दो अलग अलग अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद या एकल उत्पाद जो होते हैं ये बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो पहली हमारी अभिक्रिया देखी, इस अभिक्रिया के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऊष्मा जब उत्पन्न होती है ना, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब कुछ ऐसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं जिसे हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं, है ना। एक्सोथर्मिक जो ऊष्मा को उत्पन्न करती है, ऊष्मा छोड़ती है। तो चलिए कुछ और ऐसे ही उदाहरण हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मीथेन है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जलाया जा रहा है, CH4 मीथेन, और ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैस है, और इन दोनों से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण किया जा रहा है, और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और ये अभिक्रिया हमारी कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये कहलाएगी। चलिए कुछ और अभिक्रियाओं को देखते हैं। देखिए, अगली जो हमारी अभिक्रिया है, यहाँ पर हो रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो हमारे श्वसन की अभिक्रिया है, जिसमें हम भोज्य पदार्थ जो लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, और ऑक्सीजन जो हम श्वसन के माध्यम से लेते हैं, तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर के रासायनिक क्रिया करते हैं, और ये CO2 उत्पन्न करते हैं, जल उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ ये ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। तो श्वसन भी हमारी जो है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और जो LPG गैस जिसे हम देते हैं, प्राकृतिक गैस जो होती है उसका, या LPG की बात ना कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर मीथेन प्राकृतिक गैस जो होती है, इसका भी यहाँ पर दहन होता है। तो यहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो चलिए, निश्चित आप यहाँ पर समझ गए, आपको डेफिनेशन को समझना है, और डेफिनेशन से आप निश्चित ऐसे कोई भी उदाहरण रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारी अगली अभिक्रिया की। देखिए, अगली अभिक्रिया जो है ना, वो बिल्कुल इसके विपरीत है। अभी जो हमने देखा संयोजन में क्या हुआ, दो अलग अलग अभिकारक जो थे वो मिलकर के एकल उत्पाद बना लेते हैं। अब देखिए, ये जो अभिक्रिया है ना, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकर्मक जो होता है ना, वो टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, एकल अभिकर्मक। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट जो है, इसे जब गर्म किया जाता है, इसे जलाया जाता है,
तो यहाँ पर इसको ऊष्मा दी जा रही है, तो ये फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस ये छोड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फेरस सल्फेट जो था यहाँ पर एक अभिकारक था और इसने यहाँ पर 2-3 प्रकार के यहाँ पर उत्पाद प्रदान किए। मतलब कहने का ये कि ये टूट गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फेरिक ऑक्साइड में इसका परिवर्तन हुआ, ये सॉलिड है, ठोस है, और ये दोनों जो है गैस है। तो जब इसे ऊष्मा दी जाएगी तो ये गैस के रूप में ये दोनों जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ये दोनों तो गैसीय रूप में है, तो ये वातावरण में चले जाएंगे और फेरिक ऑक्साइड जो है ये ठोस रूप में यहाँ पर रह जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो अभिक्रिया है ये हमारी वियोजन या अपघटनी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वियोजन नाम से स्पष्ट हो जाएगा। वियोजन का मतलब होता है टूटना या अपघटन का मतलब भी टूटना ही होता है। तो यहाँ आप नाम से इसे समझ सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगला उदाहरण अभी हमने देखा था CaCO3, और CaCO3 को हम क्या कहते हैं, तो ये होता है चूना पत्थर, है ना। इसका नाम होता है चूना पत्थर, और चूना पत्थर जो होती है जब इसको गर्म करते हैं, इसे ऊष्मा दी जाती है, तो ये चेंज हो जाता है बिना बुझे हुए चूने, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और साथ में CO2 गैस जो होती है वो निकल जाती है ना, ये मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बिना बुझे चूने में परिवर्तित हुआ। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये यहाँ पर एक अभिकारक था और ये अपने उत्पादों में टूट गया, विघटित हो गया। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है ये हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और देखिए जब अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है तो उस स्थिति में हम इसे ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अभिक्रिया को किसके माध्यम से तोड़ा, अभिकारक को किसके माध्यम से तोड़ा है, ऊष्मा के माध्यम से, है ना। तो वियोजन करने के लिए हमें कुछ न कुछ जो आवश्यकता होगी, चाहे ऊष्मा हो, ताप हो या विद्युत हो, इन्हीं के माध्यम से हम वियोजन इसमें करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, जहाँ किसी और माध्यम से भी ये हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक चाइना डिश लिया है और इस चाइना डिश के अंदर हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड जो है जब इस पर सूर्य का प्रकाश जो है, ये आप देख रहे हैं खिड़की से यहाँ से सूर्य का प्रकाश इसमें आ रहा है, तो जब सूर्य का प्रकाश इस चाइना डिश में रखे सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है तो ये भी अपघटित हो जाता है। और ये अपघटित हो जाता है किस रूप में, चलिए इसकी समीकरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने चाइना डिश के अंदर रखा है सिल्वर क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है AgCl। देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड जो कि एक ठोस रूप में है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये Ag और क्लोराइड, सिल्वर और क्लोराइड में ये विघटित हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। और साथ ही साथ इसका जो रंग होता है ना, वो रंग भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो पहले हमने देखा था, तो यहाँ पर इसका जो रंग था वो कुछ श्वेत कलर का था, और जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ जाता है तो इसका रंग जो है वो चेंज होकर के धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा सा मटमैला हो जाता है ना। इसी के साथ साथ एक और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है उसे विघटित करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ऊष्मा कहाँ से मिल रही है, तो सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो भी कुछ अभिक्रियाओं को करने में एक माध्यम होता है, और प्रकाश की उपस्थिति से भी अभिक्रियाएं होती है। इसी प्रकार से हम यदि सिल्वर क्लोराइड की जगह पर सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं तो यहाँ पर ये भी इसी के जैसा है, ये भी अपघटित हो जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग जो अभिकारक होते हैं वो टूट करके एक से ज्यादा उत्पाद प्रदान करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो अभिक्रिया हमने यहाँ पर देखी, दी गई जो अभिक्रिया है इसका उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। तो जो पहले हुआ करती थी उस फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता था। और देखिए यह किस प्रकार
कि ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया की बात इसमें हो रही है जो दोनों के अंदर हो रही थी। तो ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के कारण सी अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। चलिए बात करते हैं हम अगली अभिक्रिया की, जिसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये अभिक्रिया जो होगी किस प्रकार की होगी, तो यहाँ पर भी नाम से हमें पता चलता है कि जब कोई एक अभिकारक जो होता है वो दूसरे अभिकारक को उसके लवण से हटा दे या विस्थापित कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ी देर के मान लीजिए कि आप कहीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और अचानक से आपके पिताजी आ जाते हैं। अब आपके पिताजी जैसे आए, मान लीजिए आपके घर में 2 ही कुर्सी है और आप 2 कुर्सी पर 2 पर्सन, कोई भी आपके भाई, आप कोई भी बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई भी कुर्सी खाली नहीं है और अचानक से आपके पिताजी आ जाते हैं, तो पिताजी को आप बैठने के लिए अपनी सीट देते हैं। तो आप खड़े हुए और आपने कुर्सी पिताजी के लिए आगे कर दी, या आपके कोई टीचर आ गए, आप कोई सा भी उदाहरण समझ लीजिएगा। तो वो जैसे आए तो हमने अपनी जगह पर, अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी पर उनको बिठा दिया। तो उन्होंने हमें क्या किया, विस्थापित कर दिया। हम कहीं और जाकर बैठेंगे, कहीं दूसरी जगह पर जाकर बैठेंगे, या नहीं होगे तो हम हो सकता है खड़े ही रहें। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है आयरन Fe, जो कि यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, और इसी के साथ में यहाँ पर हमने लिया है कॉपर सल्फेट, जो कि एक्वा फॉर्म में है, जली फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट जो है ये जली रूप में है, और लोहा जो है वो ठोस रूप में है। अब लोहा क्या करता है कि इस कॉपर को इसके लवण से हटा देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर जो है वो अलग ही खड़ा है, और आयरन जो है, लोहा, वो उसकी जगह पर लवण में परिवर्तित हो चुका है, उसने लवण बना दिया, फेरस सल्फेट के रूप में वो आ चुका है। तो यहाँ पर Fe ने किसको प्रतिस्थापित किया, कॉपर को, उसकी जगह किसने ली, आयरन ने, और कॉपर यहाँ पर मुक्त हो गया, अलग हो गया, उस सीट से चला गया। अब वो दूर कहीं आसपास खड़ा है और देख रहा है ना। तो मैंने एक उदाहरण लिया है, इसी प्रकार का एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब मान लीजिए कि यहाँ उदाहरण जो था आपके पिताजी आए। अब मान लीजिए आपके कोई टीचर है, वो आपके घर पे अचानक आ जाते हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक ही कुर्सी है, तो आप खड़े होते हैं और अपने टीचर का सम्मान करते हैं और उनको चेयर पर आप बिठा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बैठे हैं कॉपर के रूप में, कॉपर सल्फेट के रूप में, और जिंक इसके संपर्क में आया तो जिंक उस सीट पर बैठ गया, है ना, जिंक सल्फेट के रूप में, और जो कॉपर था वो कॉपर यहाँ पर अलग हो चुका है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है वो फिर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम ऐसी अभिक्रियाओं को देखते हैं जहाँ पर कुछ धातुएं दूसरी धातुओं को उनके लवण से हटा दे, विस्थापित कर दे, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती है वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रियाएं। तो निश्चित आप यहाँ पर इसको समझ गए होंगे कि विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है वो क्या होती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं, देखिए कुछ और उदाहरण के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस उदाहरण के अंदर जो लेड है ये कॉपर क्लोराइड एक्वा फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। अब यहाँ पर जो लेड है वो कॉपर को फिर वहां से हटा देता है और लेड क्लोराइड बना देता है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि लेड ने यहाँ पर कॉपर को हटा दिया और ये कॉपर अलग हो चुका है और लेड क्लोराइड जो है ये एक्वा फॉर्म में लवण बन चुका है। अब यहाँ पर जो हमने जितने भी उदाहरण देखे तो इन उदाहरणों के अंदर देखिए विस्थापन कब होगा, जैसे मान लिया जाए
कि अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि जिसमें आपके घर में आपके पिताजी या आपके टीचर कोई भी आते हैं और निश्चित ही वो आपसे ज़्यादा बड़े हैं, क्रियाशील हैं, आपके लिए सम्मानीय हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो कुछ ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती है ना, वो अपने से कम क्रियाशील धातु तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन वही कर सकता है जो ज़्यादा क्रियाशील है, वो कम वाले को उसके स्थान से हटा सकता है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल के अंदर कोई भी ऐसी समस्याएं आप देखते हैं कि जहां कुछ बच्चे जो है आप किसी सीट पर बैठे हुए हैं और वो आपको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो मेरी सीट है, मैं बैठता हूं यहाँ पर। अब आप क्या उस सीट को छोड़ करके दूसरी सीट पर बैठ जाएंगे? यदि हो सकता है कि वो आपको डराए धमकाएं, आपसे कुछ कहते हैं, तो आप निश्चित उठ करके चले जाते हैं, यदि आपसे ज़्यादा क्रियाशील बड़े हैं तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती ना, वो कम क्रियाशील धातुओं को उनके तत्व से हटा दिया करती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो निश्चित उम्मीद करते हैं कि आप इस विस्थापन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं द्विविस्थापन। अब देखिए, विस्थापन तो अभी हमने देखा था, अब क्या है? अब है द्विविस्थापन, मतलब कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब इनमें क्या होगा? तो देखिए, पहले हमने देखी कि उसमें कोई आता है, कोई धातु क्रियाशील होती है, वो आती है और अपने से कम वाली धातु को उसके लवण से निकाल करके अलग कर देती है। पर यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, और ऐसी अभिक्रिया जो होती है ना, उनको हम कहते हैं द्विविस्थापन, है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए, यहाँ पर उदाहरण हमने लिया सोडियम सल्फेट का, और सोडियम सल्फेट का उदाहरण लिया यहाँ पर Na2SO4 एक्वा फॉर्म में है, इसी के साथ में BaCl2 ये भी एक्वा फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड। अब देखिए, इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है, इन दोनों को जब हम लेते हैं दो अलग अलग परख नलियों में, इनको जैसे हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जब इन दोनों को एक परख नली में हमने इसको लिया और दूसरी परख नली में इसको लिया और दोनों को हमने आपस में मिला लिया, तो जब हम मिलाते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक बैरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाता है, और ये जो अवक्षेप बनता है, ये अवक्षेप अविलेय होता है, ये इस जल के अंदर घुलता नहीं है, ये अविलेय अवक्षेप बन जाता है ना। चलिए, और साथ ही साथ इसमें सोडियम क्लोराइड भी बनता है, और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो उस विलयन के अंदर जल में घुला हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंदर एक अविलेय अवक्षेप बना। अब आप थोड़ा सा अभिकारकों पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हम देखते हैं तो जो सल्फेट था, सल्फेट के साथ में कौन था? सोडियम। और यहाँ पर क्लोराइड था, क्लोराइड के साथ में कौन था? बैरियम। तो देखिए, बैरियम यहाँ जा चुका है और सोडियम जो है वो यहाँ आ चुका है। देखिए, सोडियम जो है वो यहाँ आ चुका है, तो आप देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया और बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ। अब इसने कहा कि भाई तू मेरी जगह जाएगा तो निश्चित मैं तेरी जगह पे बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने अपनी सीट को एक्सचेंज कर लिया। उसे वहाँ ठीक लगा वो वहाँ पहुँच गया, उसे वहाँ ठीक लगा वो वहाँ पहुँच गया। तो जहाँ दोनों प्रकार के जो आयन होते हैं वो दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, तो आयनों का जहाँ पर आदान प्रदान हो जाता है तो वहाँ पर अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया है हमारे सामने, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। चलिए, तो निश्चित यहाँ पर आप द्विविस्थापन को समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगली अभिक्रियाएं जो है हमारी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए इनकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, दोनों को हम अलग अलग समझेंगे और आप एक को ही समझ लेते हैं तो उससे भी आपको ये पता लग जाएगा, तो दूसरी को आप आसानी से याद रख पाएंगे। देखिए, पहले हम देख रहे हैं उपचयन को।
देखिए उपचयन में क्या होता है कि जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, संयोग हो या ऑक्सीजन जुड़ता है किसी भी अभिकारक के साथ, या फिर देखिए या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन की कमी भी हो जाए, दोनों ही स्थितियां हो सकती है। या तो ऑक्सीजन जुड़े, संयोग हो या फिर हाइड्रोजन निकल जाए उसमें से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उपचयन हुआ। चलिए उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर आप अभिक्रिया में देख सकते हैं कि कॉपर है, और कॉपर जो है ये इसको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन इसमें जाकर के जुड़ गया और कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, इससे जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई इस तत्व में, इस अभिकारक में, इसका संयोग हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो यहाँ पर ये उपचयन हुआ। चलिए कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। देखिए अब दूसरा उदाहरण हमारे सामने है अपचयन अभिक्रिया का। अब देखिए यहाँ पर इसी को थोड़ा सा विपरीत कर दिया। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन का संयोग हो जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि अपचयन हुआ। देखिए उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, अपचयन हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में इसकी क्रिया करवाते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है ना, ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन जब निकला उससे कम हुआ तो हाइड्रोजन के साथ में जाकर के जुड़ गया। तो अब बताइए कि यहाँ पर उपचयन हुआ या अपचयन हुआ। तो देखिए दोनों ही चीजें इसमें हो रही है। अब यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का तो यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, और कॉपर ऑक्साइड जो था इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है ना। तो बहुत ही अच्छा, इसी एक अभिक्रिया से आप दोनों अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं, जहां पर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अगला जो हमारे सामने उदाहरण है वो इसी अभिक्रिया का है, पर उस अभिक्रिया में हमने दोनों चीजों को थोड़ा सा अलग अलग स्पष्ट कर लिया है। जैसे कॉपर ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। अब देखिए हाइड्रोजन जो था उसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, H2 बन रहा है, तो उसका क्या होगा, यहाँ पर उपचयन होगा, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन भी होता हो, अपचयन भी होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स हम कब कहेंगे, जब उसमें दोनों चीजें साथ साथ हो, अपचयन भी और उपचयन भी, तो उस कंडीशन में हम इन्हें कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है हमारे सामने, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो अब हमारे सामने प्रश्न समझ आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब अपचयन किसे कहते हैं, तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं हो कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का संयोग दोनों साथ साथ ही हो, या तो ऑक्सीजन निकल रही हो या फिर हाइड्रोजन कहीं पर आकर के सिर्फ जुड़ रहा हो। तो दोनों बातों में से कोई भी बात लागू हो सकती है। और देखिए इन दोनों को जब आप याद रखेंगे ना, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि नाम थोड़े से एक जैसे हैं तो आप भूल सकते हैं। तो आप किसी एक को याद रखिएगा, तो एक को याद रखेंगे तो दूसरी उसके बिल्कुल विपरीत है। तो आप पहली को याद रख लीजिए कि उपचयन का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसका संयोग होता है ये, और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसमें हाइड्रोजन निश्चित निकलेगा, हाइड्रोजन निकले या फिर ऑक्सीजन जुड़े। और दूसरी जो है उसके विपरीत है, तो आप उसको उल्टा कर दीजिए। तो दोनों ही रिएक्शन जो है हम आसानी से इसमें याद कर पाएंगे। तो
तो निश्चित यहाँ पर आप उपचयन अपचयन दोनों को समझ गए होंगे। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को तो हम समझ ही चुके हैं कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती जहाँ पर उपचयन अपचयन दोनों ही हो वो रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इनको उपचयन अपचयन एक साथ नाम दे सकते हैं। तो या तो हम इस प्रकार से दोनों का नाम लिख दें उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, या फिर लिख दें रेडॉक्स अभिक्रियाएं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है संक्षारण। अब देखिए संक्षारण का मतलब होता है कोई भी धातु जो होती है जब वायुमंडल के अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है, ये गैसें हैं, है ना। इसी के साथ में है जल, धूल के कण, मिट्टी वगैरह सब कुछ। अब ये सब वायुमंडल में जो हैं ये इनसे कोई भी जो धातु होती है, अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे कि ये एक लोहे का टुकड़ा है, तो इस लोहे के टुकड़े पर इनके संपर्क में ये गैसें, वायु, जल आदि सभी चीजें आती है। और जब ये इसके संपर्क में आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लोहा होता है या कोई सी भी धातु होती है वो अपने मूल स्वरूप से एक अलग स्वरूप में बदल जाती है। अब आप लोहे की वस्तु को जैसे खरीदते हैं उस समय वो लोहा कैसे बिल्कुल चमकता है, और कुछ समय जब वो हमारे घर पर, हमारे कहीं पर भी खुला पड़ा हुआ रहता है तो साल, 2 साल, 4 साल के बाद उसके अंदर उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर जंग आ जाता है। तो ये जो जंग लगना और धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, इसी को हम कहते हैं संक्षारण, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा मैंने एक जो पैराग्राफ लिखा है कि जैसे कि लोहे की बनी नई वस्तु है, मैंने पैराग्राफ आपके विज्ञान से ही लिया है और जो आपको बिल्कुल सेम लगे। तो जैसे हम नई वस्तु लेते हैं तो वो चमकीली होती है, पर कुछ समय के बाद उस पर भूरे रंग की एक परत आ जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम जंग लगना भी कहते हैं, और इसके उदाहरण आपने देखे होंगे। और अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। तो वहां पर अन्य धातुओं में जैसे चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सभी धातुएं, इन पर भी आप इनको जरूर देखा होगा। अब जैसे कोई भी धातु जो होती है ना, वो अपने आसपास से अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में जैसी आती है तब वो संक्षारित होती है, और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अब चांदी के आपने आभूषण देखे होंगे, वो लेते समय तो बहुत चमकते हैं, पर लेने के साल, 2 साल के बाद में फिर थोड़े से मलिन हो जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार से उनके ऊपर एक परत आना ही है ना। तो ऐसे हम कई उदाहरण देख सकते हैं। अब जो संक्षारण होता है ना, इससे लोहा या धातु जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती, जैसे कि कार के ढांचे होते हैं, है ना, पुल होते हैं, रेलिंग होती है, जहाज होते हैं आदि। जो चीजें लोहे की वस्तुओं से बनी होती है, लोहे से बनी होती है, उनको बहुत क्षति पहुंचती है संक्षारण के कारण। अब संक्षारण एक गंभीर समस्या है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष बहुत पैसा खर्च होता है। तो देखिए अब संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपके जो चैप्टर है उसके अंदर ये बात नहीं दे रखी है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में आपको ये चीज जरूर मिलेगी। तो देखिए जो लोहा होता है ना, लोहे से अधिक लोहा जो होता है आयरन, इससे ज्यादा एक धातु होती है जिंक, जिसे हम जस्ता भी कहते हैं। और जस्ता जो होता है ना वो ज्यादा क्रियाशील होता है, इससे ज्यादा क्रियाशील होता है। और जब हमें कोई भी ऐसे लोहे की वस्तु को बचाना होता है जंग से, तो उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। और इस प्रकार से जो लोहा होता है जिस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन आयरन, जिसे कि GI से संकेत में लिखा जाता है। GI का मतलब हो जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, है ना। जो अब वो जो लोहा होता है वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि उस पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होगी बहुत धीमी हो जाएगी, और जंग लगेगी तो जिंक उसमें नष्ट होगा, लोहा सुरक्षित रह जाएगा। और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि हम पेंट या वार्निश कर सकते हैं कुछ चीज़ों को बचाने के लिए, जैसे उनके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, पेंट, वार्निश, तेल आदि भी हम लगा सकते हैं, जिससे कि सीधे सीधे वायुमंडल के अंदर जो अशुद्धियाँ, नमी वगैरह जो होती है वो उनके संपर्क में
नहीं आती है। तो इस प्रकार से संक्षारण से हम वस्तुओं को बचा सकते हैं। तो ये टॉपिक आपकी यहाँ साइंस के अंदर बहुत छोटा सा ही है, और आगे जब अगली कक्षाओं में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको विस्तृत रूप से ये पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विकृत गंध्यता। देखिए विकृत गंध्यता क्या होती है। तो विकृत गंध्यता जैसे कि हम कुछ तेल युक्त पदार्थों को खाने में प्रयोग करते हैं, है ना। तेली जो खाद्य सामग्री होती है, जब उसे हम लंबे समय तक रखते हैं। अब सबसे अच्छा उदाहरण जो है आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप किसी प्रकार से सेव, नमकीन वगैरह जो भी मार्केट से खरीद करके लेके आते हैं, अब ये हमारे तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं। अब ये क्या होते हैं कि लंबे समय तक ये दुकानों पर रखे रहते हैं। अब मान लीजिए कि इनकी बिक्री नहीं होती है और बहुत लंबे समय तक वो दुकान पर रखे रहे और हम जाते हैं और जो दुकानदार होता है वो हमें उठा करके दे देता है कि ले जाओ, है ना। अब जब हम उसको ले आते हैं और फिर उसे हम खाने में प्रयोग करते हैं, और जैसे हम खाने में प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुछ अजीब सी गंध इसमें से आती है। अब ये जो अजीब सी गंध यहाँ पर क्यों आ रही है? क्योंकि ये विकृत गंध्यता के कारण ही आ रही है। इसका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता है और अजीब सी महक उस तेल के अंदर से आती है, फिर हम वो खाने लायक वो पदार्थ नहीं रहता है। अब देखिए इसी के बारे में यहाँ पर आपके विषय वस्तु के अनुसार ही इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए जब कोई भी तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री होती है ना, वो लंबे समय तक उसे रखा जाता है, तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है, और वो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब वो विकृत हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, और प्राय तेली या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन से रोकने वाले पदार्थ। अब देखिए जहाँ पर हम ऐसी खाद्य सामग्री होती ना, उसको इस प्रकार से विकृत होने से बचाने के लिए हम उनमें कुछ पदार्थों को मिलाते भी हैं, और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिआक्सीकारक, है ना। ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे प्रतिआक्सीकारक, और मिलाए जाते हैं, या फिर जो वायुरोधी बर्तनों के अंदर खाद्य सामग्री को रखा जा सकता है, और रखने से उपचयन की गति उसके अंदर धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं जैसे चिप्स आप देखते हैं मार्केट से आप लेके आते हैं चिप्स की थैली, उसके अंदर चिप्स तो कम होते हैं पर वायु ज़्यादा होती है। अब वो वायु जो होती है वो कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों भरते हैं, तो आप समझ गए क्यों भरी जाती है। क्योंकि वो खाद्य पदार्थ जो है वो खराब ना हो, लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे, और नाइट्रोजन गैस जो है जो कि कम सक्रिय गैस होती है, तो इससे चिप्स जो होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं, उनका उपचयन नहीं होता है ना। अब उपचयन का अभी हमने देखा कि उपचयन क्या होता है। उपचयन का मतलब होता है वही ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको पैकिंग की जाती है, जिनके अंदर वायु भरी जाती है, तो उसका रीज़न उसमें यही होता है। अब ऐसे पदार्थों को हम किस प्रकार से बचा सकते, तो आपको यहाँ पर उसका तरीका भी मिल गया। आप खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से रखिएगा कि जिससे उनके अंदर वायु ना हो, क्योंकि हवा जैसे उनके अंदर रहेगी तो निश्चित वो खाद्य पदार्थ विकृत गंधता के कारण खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर था ये समाप्त होता है, और आपको चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और चैप्टर पसंद आया हो तो हम इसका सॉल्यूशन आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्द ही मिलते हैं हम एक और नए किसी वीडियो, नए किसी टॉपिक के साथ।